डॉक्टर साहब, नय्यर हुसैन बुखारी साहब की जानिब से हुकूमत को असम्बली तहलील करने और नए इंतखाबात कराने का मशवरा दिया गया है। देखें, कल एक एक बड़ा फैसला कुन ये हफ्ता है, जी। बहुत मुल्की सियासत में भी और शायद आलमी सियासत में भी। और मुल्की सियासत में तो ये कल जो एक्ट है वो पास हो जाएगा, जो हुकूमत के पास अक्सरियत है, जो सादा अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो कौमी असम्बली का इजलास, फिर सेनेट का इजलास, और कल ही गालिबन इसको फिर उसके बाद सदर साइन करेंगे, और कल ही वो दिन ख़त्म हो जाएंगे जो कि 15 दिन। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हिसाब किताब हमारा शायद सुप्रीम कोर्ट से मैच नहीं कर रहा, तो जो दो मोहतरम जज साहिबान हैं उन्होंने कल जो जारी की है फैसला, तो वो उनके 15 दिन कल थे। हमारी कैलकुलेशन शायद ये थी कि कल रात को, पीर की रात को, और इसीलिए पीर को जो है वो दिन में इजलास वगैरह करके, ताकि रात 12 बजे से पहले पहले वो जो है वो कानून बन जाए। लेकिन इसमें अभी जो है वो फैसला आना है, और जो तफसीली फ़ैसला, और उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत जो है वो और अदालत कहाँ पे किस तरह से आमने सामने खड़े होते हैं, मानते हैं, क्या होता है। और इसमें इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बड़ी अजब हो जाएगी कि अगर उन्होंने, मतलब तफसीली फ़ैसले में तो ये था ना कि आप करें इसको तो उसमें वो फिर रिव्यू में भी नहीं गए, शायद कोई प्राइवेटली उन्होंने मशावरत की हो सुप्रीम कोर्ट से, वो बड़ा उबहम है। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम मसला जो 2 दिन से तकरीबन नज़रअंदाज हो रहा है, वो जमात इस्लामी का यहाँ पे धरना है, और उसमें उनके साथ कोई बात अब नहीं हो रही। जमात इस्लामी के साथ उन्होंने आज एक ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सामने पेश की है। कल 5 अगस्त है, तो कल जो है वो कश्मीर पे जो कानून लागू हुआ था मोदी सरकार का, वहाँ एक सन्नाटा है, खामोशी है, और कोई भी पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उस दिन के हवाले से एक एहतजाज होगा, लेकिन कश्मीर में कोई सेलिब्रेशन, कोई खामोश सन्नाटा जैसे होता है ना, कि कोई किसी भी किस्म का कोई वहाँ पे मतलब वो बस उनके लिए एक दिन है, और वो जिसमें बस वो दिन गुजारेंगे, एहतजाज करेंगे, बयान देंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन एक जो है वो एक ऐसा वाक़या है जिसने ज़ाहिर है कि बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी उसका असर जो है वो रहेगा कि कश्मीर पे ही जो 5 अगस्त को कानून नाफिज किया था मोदी सरकार ने। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि तबले जंग बच गए, जो एक बड़ी जंग को रोकने की कोशिशें थीं वो नाकाम हो गई हैं तकरीबन। और उसमें जो अब सूरत हाल है वो ये है कि तमाम ममालिक ने लेबनान से अपने शहरियों को निकलने का कह दिया है। और सबसे जो अहम बात है, अमेरिका, फ़्रांस, बरतानिया, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन जिस मुल्क ने अब से कुछ देर पहले अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का कहा है वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया जो है वो ज़ाहिर है कि जब ताइफ एग्रीमेंट हुआ था और वहाँ पे खाना जंगी और पूरा एक, मतलब सऊदी अरेबिया का बहुत गहरा असर है लेबनान के ऊपर। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी, और हम सब जानते हैं कि रफ़ीक अल हरीरी और साद अल हरीरी जो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म भी बने हैं वहाँ के, 2020 में उन्होंने, फिर 2019 में मुज़ाहरों के बाद रिज़ाइन कर दिया था। और तो सऊदी अरेबिया ने भी अपने शहरियों से कहा है, जॉर्डन ने भी कहा है, बाकी मुल्कों ने भी, कि लेबनान को वो छोड़ दें। और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है और जो इजरायली इंटेलिजेंस है, उनका कहना ये है कि अगले 24 घंटों में जो है वो, यानी किसी भी वक्त अब से लेके कल शाम तक, यानी 24 घंटे में जो है वो 7 फ्रंट इसराइल पे 7 महाज खुल सकते हैं बैक वक्त। और वो जो 7 महाज हैं, अगर हम इसराइल का मैप देखें तो उसमें बिल्कुल हमें एक तरफ तो ईरान है, फिर इराक़ के अंदर जो है वो हिज़्बुल्लाह मौजूद है, शाम के अंदर हिज़्बुल्लाह मौजूद है,
लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है। मगरबी किनारा जो है, अब ये जहन में रखें, जो मगरबी किनारा, मैं गज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ, मजहबी जो मगरबी किनारा है उसमें जो इस वक्त तक गैर एलानिया तौर पे वहाँ पर जो है वो जो भी अस्करी मामलात होंगे वो इस्लामी जिहाद ने संभाल लिए हैं। यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी तकरीबन उन्होंने अपने आप को साइड पे कर लिया और 554 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गज़ा को छोड़ दें जहाँ पे 40,000 या उससे भी ज़्यादा, आज फिर हमला हुआ है वहाँ पे स्कूल पे। लेकिन जो मगरबी किनारा है वहाँ पर जो है वो सरकारी तौर पे 554 फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में शहीद हुए हैं। तो वहाँ पर जो है इस्लामी जिहाद जो है वो एक्टिव होके और वहाँ जो भी कुछ होगा इस्लामी जिहाद करेगा। और फिर हुतीज़ जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो 6-7 फ्रंट जो हैं वो एक साथ भी खुल सकते हैं और अलग अलग भी। लेकिन इसमें जो सबसे आज इम्पोर्टेंट दौरा हुआ है वो हुआ है मेरे ख़्याल में जो जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है वो सफ़ादी जो हैं, एमन सफ़ादी, जो कि जॉर्डन के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। जॉर्डन के फ़ॉरेन मिनिस्टर का वो ईरान आए हैं और वो ईरान में उनकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई हैं, ईरान की क़यादत से मुलाकात हुई है। जॉर्डन जो है वो उसके किसी आला ओहदेदार का 20 साल के बाद ये ईरान का दौरा है, 20 साल के बाद। और ईरान और उर्दन के ताल्लुकात बड़े पेचीदा हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स ताल्लुकात हैं। दोनों हमारे बड़े अच्छे बरादर मुल्क हैं, लेकिन इनके बाहमी ताल्लुकात बड़े पेचीदा रहे हैं। पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि जो जॉर्डन है वो 1921 में वो फ़लस्तीनी लैंड के ऊपर, यानी वहाँ उससे पहले फ़लस्तीन था, तो 1921 में ट्रांस जॉर्डन वहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांस जॉर्डन आया। और ट्रांस जॉर्डन में जो है वो ब्रिटिश जब मैंडेट था तो ट्रांस जॉर्डन बना के वहाँ पे जो शाह अब्दुल्ला अव्वल को वहाँ पे जो है वो बिठा दिया बरतानवी राज ने, वो उनके पहले बादशाह बन गए। और ये जो है ये उसके बाद फिर ये हुआ कि 1946 में फिर जॉर्डन आज़ाद हुआ। अच्छा, अब ये हाशमी ख़ानदान और ये सारा हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कि ये ज़हन में रहे कि ये फ़लस्तीनी लैंड के ऊपर फिर वो बना, तो इसीलिए जॉर्डन की तकरीबन 60% वहाँ पे जो आज भी लोग हैं वो फ़लस्तीनी नज़ात हैं। और जो शाह अब्दुल्ला हैं उनकी जो अहलियाँ हैं, यानी मलका रानिया, जो बड़ी ज़बरदस्त एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ी तवाना आवाज़ है, 53 साल उनकी उम्र है और वो फ़लस्तीनी नज़ाद हैं। वो उन यानी कुवैत में उनके पेरेंट्स थे और वो कुवैत में ही उन्होंने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा, लेकिन वो जो हैं वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो फ़लस्तीनी हैं। और वो इस तमाम दौर में जो पिछले चंद महीने गुजरे हैं उन तमाम महीनों में और उससे पहले भी फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी आवाज़ बन के वो मलका रानिया सामने हमारे आती रही। अच्छा, अब ये जो दौरा है, ये इसको मैं क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, जॉर्डन और इस जो यानी उर्दन और ईरान, उर्दन वो मगरबी किनारे के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर, और ईरान, उर्दन जो है वो ट्रांस जॉर्डन था और ट्रांस जॉर्डन से जॉर्डन बना। और उसके बाद 48 में जो अरब लीग के मुल्क थे जिनकी जंग हुई 48 वाली, उसमें मगरबी किनारा जो था वो जॉर्डन के पास आ गया, यानी जो वेस्ट बैंक है जिसमें मस्जिद अक्सा और मगरबी किनारा। और ये मगरबी किनारा जो है यहाँ पर जो है वो ये जॉर्डन ही इसको मस्जिद अक्सा को की वो जो निगहबानी है वो करता रहा वहाँ पे सारा।
ये जो मगरबी किनारा है ये 1967 तक जॉर्डन के पास रहा। 67 में इसको इसराइल ने छीन लिया। 67 की जो 6 रोज़ा जंग, 1967 की 6 रोज़ा जंग थी, और उसके बाद जब मुआहदे वगैरह हुए जॉर्डन के साथ, तो उसमें ये तय पाया कि भाई मगरबी किनारा जो है उसके उसमें ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी और ये ठीक है, जॉर्डन भी आकर उसको देखता रहेगा सब कुछ, लेकिन ये कि वो ये मुकम्मल जॉर्डन था। इतना मुकम्मल जॉर्डन था ये मगरबी किनारा कि यहाँ के लोगों की, जो जॉर्डन की पार्लियामेंट है उसमें नुमाइंदगी थी। यानी जो मगरबी किनारे से जो लोग थे वो जॉर्डन की पार्लियामेंट में वो जो है वो नुमाइंदे होते थे, और मगरबी किनारे के सारे लोगों के पास जॉर्डनियन पासपोर्ट था क्योंकि जॉर्डन का हिस्सा था 67 तक। अच्छा, अब आ जाए ईरान। ईरान और जॉर्डन का फड्डा क्यों मैं कह रहा हूं तारीखी तौर पे? ईरान जो है वो दूसरा मुसलमान मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया, और ये वो ईरान था जो कि शाह ईरान वाला ईरान था। पहला मुसलमान मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया था वो तुर्की था। ये तैयब एर्दोगन वाला तुर्की नहीं, दूसरा तुर्की, उससे पहले वाला तुर्की, 48-49 वाला तुर्की, 1948-40। पहला दुनिया का जो इस्लामी मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया था तो वो तुर्की था। दूसरा जो है वो ईरान था। और ईरान जो है वो इतना ज़्यादा इसराइल के साथ, इतना ज़्यादा शाह ईरान के दौर में इसराइल के करीब चला गया था कि इसराइल और ईरान जो है वो एक मिलिट्री पैक्ट में चले गए थे, डिफेंस पैक्ट इनके दरमियान जो है वो इसराइल और ईरान। और उसकी अगर किसी ने कोई डिटेल्स वगैरह उसकी देखनी हो तो ये ऑपरेशन फ्लावर के नाम से था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लावर इसका नाम था। और ये 1996 में इसकी डॉक्यूमेंट्स, ये 13 स्लाइड हम दिखा सकें तो ये आप इस तरह समझें कि इसराइल जो है वो ईरान के साथ ऑपरेशन फ्लावर, ये मैं आपको 1 अप्रैल 1986 का न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा हूँ। ये ऑपरेशन फ्लावर जो था ये वन ऑफ द 6 ऑयल फॉरम्स, यानी ये था कि ऑयल ईरान देगा और उसके बदले में इसराइल उनको टेक्नोलॉजी देगा। शिमोन पेरेज और रजा शाह पहलवी के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। अच्छा, अब ये ज़हन में रहे कि ये जो मुआहदा है इससे पहले एक और काम हुआ था। वो काम ये हुआ था कि अच्छा, ईरान और इसराइल उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे और जो है वो खामोशी के साथ इनका ताल्लुक था। ईरान वॉज द ओनली मिडल ईस्टर्न कंट्री जो कि इसराइल के राइट टू एग्जिस्ट को, यानी सफारती ताल्लुक नहीं थे, लेकिन ईरान मतलब कहता था कि ठीक है, शाह ईरान का दौर था। इनकलाब से पहले का जो तारीख है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर एक और वाक़या ऐसा हुआ जिसकी वजह से अरब ममालिक जो थे वो ईरान के साथ जो है वो, और ख़ासतौर पर जॉर्डन, उसके ताल्लुकात बहुत ही तल्ख हो गए। और उसकी वजह ये हुई कि 1967 में जब इसराइल और अरब ममालिक की जंग हो रही थी तो उसमें जो इसराइल के जो तैयारे थे उनको ईरान, शाह ईरान वाला ईरान, वो फ्यूल दे रहा था। ये वो जंग थी जिसमें आप समझें कि वो जो 6 रोज़ा जंग थी इसमें ईरान सपोर्ट कर रहा था। ईरान जो है वो अमेरिका का इस इलाके के अंदर जो था वो बच्चा था उस वक्त। अब उस जंग के नतीजे में वेस्ट बैंक चला गया और बाद में ये ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हो गए, ईरान और इसराइल के ताल्लुकात, और ये इनकलाब ईरान तक अच्छे रहे बहुत ज़्यादा। इतने मैंने आपसे कहा ना मिसाइल डेवलप हो रहा था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आई थोड़ा सा, फिर जब इनकलाब वगैरह आ गया तो एक थोड़ा सा, लेकिन फिर वो 8 साल जंग शुरू हो गई। 8 साल जंग जो इराक ईरान जंग थी 80 की दहाई की, उसमें भी जॉर्डन जो था वो दूसरी तरफ था, वो भी उसने कहा भी हम भी स्कोर सेटल करते हैं अपना, तो वो बड़ा भरपूर अंदाज में उस तरफ था अरब ममालिक के साथ, तो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। फिर ये हुआ कि जब वो जंग ख़त्म हुई, फिर 90 की दहाई आगे पीछे दौरा किया, शाह हुसैन आए एक दफ़ा, फिर इधर से, लेकिन वो बात कोई गर्म जोशी नहीं हुई।